हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम देखेंगे एसबीआई ब्लू चिप फंड। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट इन्वेस्टेड फंड में से एक है। काफी पॉपुलर भी है और बहुत बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट भी है। तो इसको डिटेल लेवल पे समझेंगे, पूरी हिस्ट्री से देखेंगे किस तरीके का एसेट एलोकेशन रहा है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी पास्ट में थी और क्या चेंजेस हुए हैं रिसेंट टाइम में, जिसकी वजह से आपको इसको निवेश करने का या एटलीस्ट रिव्यू करने का सोचना चाहिए। तो डिटेल लेवल पे समझते हैं। तो फंड की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो फंड जो है 2006 में लॉन्च हुआ था। ऑलमोस्ट फ्रॉम 16 इयर्स ओल्ड पुराना फंड है ये। और स्टार्टिंग से ही इसके अगर ऑब्जेक्टिव भी देखें तो ये हमेशा से एक लार्ज कैप फंड होता था। तो हमने पास्ट में कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड देखे जो पहले लार्ज कैप फंड हुआ करता था, लेटर ऑन उसे स्मॉल कैप में कन्वर्ट कर दिया, या पहले ही एक स्मॉल कैप फंड हुआ करता था कोई फंड, तो अब जो है लार्ज कैप हो गया। इस तरीके की काफी सारी हिस्ट्री रहते हैं। बट इस फंड की बात करें एसबीआई ब्लू चिप की, तो अ वेरी गुड थिंग है स्टार्टिंग से ये एक लार्ज कैप फंड है। एंड इससे क्या होता है कि आप जो भी डेटा देखते हो उसका आप रिलाई कर सकते हो कि ये लार्ज कैप की डेटा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़े से हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाऊं किस तरीके की इसकी एसेट एलोकेशन रही है, तो लार्ज कैप में ही मेजर एलोकेशन रहती थी। ऑलमोस्ट 62%, 80%, यहाँ पे 85%, 69%, 86%। तो मोरलेस ये एक लार्ज कैप फंड हुआ करता था। लेकिन फंड के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप पहले के टाइम पे देखोगे तो स्मॉल कैप में एक एलोकेशन होती थी 12%, 9%, 8% एंड 7%, जो धीरे धीरे करंटली अगर मैं बात करूँ तो 0% एलोकेशन स्मॉल कैप में है। और वही मिड कैप में अगर पहले देखे तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास की एलोकेशन होती थी, 20%, 11%। बट करंटली अगर मैं बात करूँ तो वे रिड्यूस होकर 11% पे आ गई है। तो फंड जो है स्मॉल कैप के अंदर जो एलोकेशन लेता था अब वो बंद कर दिया है। एंड मोस्टली ये लार्ज कैप में फोकस करता है और एक एक्स्ट्रा अल्फा जो है ये मिड कैप से जनरेट करने की कोशिश करता है। और करंटली भी मैं अगर बात करूँ तो 85% एलोकेशन जो है लार्ज कैप में और मिड कैप में ऑलमोस्ट 11.5% की एलोकेशन है। तो यहाँ पे फंड की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी में चेंज भी आया है, इसको हम डिटेल पे आने वाले स्लाइड में भी कवर करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूँ तो 2015 तक एसेट अंडर मैनेजमेंट स्टेबल था, बहुत एबनॉर्मली राइज नहीं हुआ। इट्स बिट सरप्राइजिंग ऑल्सो, क्योंकि 2014 में जब स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी रैली हुई थी तो वहां पे एक्सपेक्टेशन थी कि ये एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़े, बट उतना नहीं बढ़ा। हालांकि 2015 में ये बढ़ा है 763 करोड़ से 1448, बट 2014 में इमीडिएटली इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट राइज नहीं किया, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बट नेवरदलेस 2015 में ये डबल हुआ और वहां से लगातार इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा है। तो फंड का परफॉर्मेंस जो है इट इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन स्मॉल कैप विज़-विज़ लार्ज कैप। बेसिकली लार्ज कैप की जो परफॉर्मेंस होती है ना उसके साथ इसका रिटर्न्स मोर और लेस सिमिलर रहता है। बट जो जब भी स्मॉल कैप में एक अच्छी रैली रहती थी ना पहले, तो उस टाइम पे इसके परफॉर्मेंस जो है इंडेक्स को बीट करते थे। दैट्स हाउ एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करते थे और यही इस फंड की स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। एंड माइंड यू ये हुआ करती थी, नॉट द प्रेजेंट थिंग, क्योंकि प्रेजेंटली ये स्मॉल कैप में एलोकेशन जैसा मैंने दिखाया यहाँ पे एकदम रिड्यूस करके 0 कर दिया और मिड कैप में 11% की एलोकेशन है। दिस इज स्लाइटली अ चेंज इन द स्ट्रेटेजी रिसेंटली जो इस फंड ने की है। अब आते हैं एसेट एलोकेशन की इन टर्म्स ऑफ सेक्टर एलोकेशन। तो सेक्टर एलोकेशन आप देखोगे कि 2010 से लेकर 2020 मोर और लेस स्टेबल है। फाइनेंशियल में इनकी मेजर एलोकेशन रही है, ब्लू कलर से डिनोटेड है, 34, 37, 32%। और वही टेक्नोलॉजी में 11% के आसपास की एलोकेशन है। ग्रे कलर विच इज ऑटोमोबाइल में एक स्टेबल एलोकेशन है। एंड देन हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग एंड एनर्जी। तो मोर और लेस एलोकेशन जो है काफी स्टेबल है। ऑलमोस्ट 12 ईयर से हम देखें तो स्टेबल एलोकेशन है। अब आ जाते हैं एक्सपेंस रेशियो पे। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप देखोगे एक्सपेंस रेशियो जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा है, विच इज डिनोटेड बाई ब्लैक कलर, तो यहाँ पे इनका जो डायरेक्ट प्लान के लिए जो है विच इज ब्लू कलर, इसमें 2% के आसपास इनिशियल एलोकेशन, इनिशियल चार्जेस थे, उसको रिड्यूस करके इन्होंने 1% के आसपास लाया। तो एक्चुअली इन लोगों ने क्या किया कि अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ाने के लिए इन लोगों ने 0.5% तक लाया था इन बिटवीन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर इन लोगों ने स्टेबल कर दिया, अराउंड 1% के आसपास स्टेबल कर दिया। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि बीच में इन लोगों ने स्पाइक करके 1.5% तक भी लेके गए थे। आई डोंट नो व्हाई, जब एसेट अंडर मैनेजमेंट आपका बढ़ रहा है तो इस तरीके का स्पाइक क्यों था। नेवरदलेस अगर आप रेगुलर प्लान का देखोगे तो मोर और लेस 2% के आसपास ही है। एंड दैट इज व्हाई देखोगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो बढ़ा है उसके बावजूद इन लोगों ने रेगुलर जो चार्जेस है वो कम नहीं किया है। बिकॉज जो 1% एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान, वो एक्चुअली ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाता है। तो वहां पे एक कॉस्ट हो जाती है जो फंड हाउस के लिए उसमें मार्जिन रहता नहीं है। तो इसलिए जो है आप देखोगे तो इन लोगों ने रेगुलर प्लान के अंदर बहुत ज्यादा कटौती नहीं करी है इन टर्म्स ऑफ फीस। ये थोड़ा सा आपको आइडिया देता है किस तरीके का रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। और वहीं अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो फंड मैनेजर्स दो हैं, सोहिनी अंदानी एंड पंकज गुप्ता। तो ये दोनों फंड मैनेजर स्टार्टिंग सिंस इंसेप्शन जो है इस फंड को मैनेज भी कर रहे हैं। एक्चुअली 2011 से ये मैनेज कर रहे हैं। एंड सोहिनी अंदानी की बात करें तो ये एसबीआई म्यूचुअल फंड को 2007 में एज अ हेड ऑफ रिसर्च ज्वाइन की थी। तो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ है। अपार्ट फ्रॉम एसबीआई ब्लू चिप, ये एसबीआई हेल्थ केयर, एसबीआई बैंकिंग एंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, ये 4 फंड्स को भी मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे एसबीआई बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर ये काफी अच्छा फंड माना जाता है सेक्टरल फंड के अंदर। और एसबीआई मैग्नम मिड कैप भी वन ऑफ द स्लाइटली बेटर परफॉर्मिंग मिड कैप फंड में माना जाता है। तो ओवरऑल फंड मैनेजर जो है काफी डिसेंट फंड मैनेजर है।
अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोर्टफोलियो का। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्लाइड हो जाता है। आप देखो नंबर ऑफ स्टॉक सिंस 2011 अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2011 से भी अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देखोगे 50 के आसपास ही था, कंसिस्टेंटली 50 के आसपास था। इन बिटवीन ये 61 एंड 65 हुआ, बट मोर और लेस 50 से 60 के रेंज में है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये दिखेगी कि अगर आप टॉप 20 स्टॉक्स का ये जो लिस्ट है ना, इसमें आप देखोगे तो पहले एलोकेशन कितना होता था टॉप 20 में, 40%, 44, 48, 37, 32, 36 इस तरीके का एलोकेशन है। और वही जो चीज है 2019 के आसपास ये चेंज हुआ। आप देखो 60%, 68%, 63%। कहने का मतलब है कि रिसेंट 3 इयर्स में इन लोगों ने एलोकेशन जो है फ्रॉम डाइवर्सिफाइड फंड जो ऑलमोस्ट 50-60 स्टॉक से एक डाइवर्सिफाइड होता था और टॉप 20 के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता था, वो कॉन्सेंट्रेशन को इन लोगों ने बढ़ा दिया। इवन टॉप 20 का रिसेंट आप देखो तो 60-70% के रेंज में, करेंटली ये ऑलमोस्ट 67.5% का एलोकेशन है इन टॉप 20। तो ये एलोकेशन जो इस तरीके का कॉन्सेंट्रेटेड बेट है, ये आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में चेंजेस दिखाएगा। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, एंड सेकेंडली जो है स्मॉल कैप में एलोकेशन इन लोगों ने 0 पे आ गए। तो ये दो चीजों से ये बेसिकली अपना रिटर्न्स जो है इसको थोड़ा सा इंडेक्स के टुवर्ड्स लेके जा रहे हैं। अब आते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर क्या होता है कि आप कितना फास्ट अपने स्टॉक्स जो आपके होल्डिंग में स्टॉक्स है जो कितना फास्ट आप चेंज कर रहे हो या बेसिकली बाई एंड सेल कर रहे हो। तो उससे आपको थोड़ा सा पता चलता है कि फंड मैनेजर जो है तो इसी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फॉलो कर रहा है या कंटिन्यूअसली स्टॉक्स में जो है उसको वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन लग रही है तो कंटिन्यूअसली सेल कर रहा है, बाई एंड सेल कर रहा है, उसकी एक एलोकेशन की आइडिया दिखाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले 132, 122 इस तरीके का एलोकेशन होता था और पोर्टफोलियो टर्नओवर होता था दिसंबर 2013 तक। बट ये चीजें चेंज हुई 2014 से। अगर आप देखोगे 14 एंड से आप देखोगे तो पोर्टफोलियो टर्नओवर थोड़ा सा कम हो कंपेयर टू पास्ट। एंड इवन अगर मैं बात करूं दिसंबर 2017 में तो 114 था। दैट इज अ वेरी टेम्पररी फेज जहाँ पे इन लोगों ने बेसिकली स्मॉल कैप के अंदर से एलोकेशन घटाई। बट अगर आप देखोगे तो मोर और लेस इन लोगों ने रिड्यूस करके 70 के आसपास आ गया, 70, 84, 88, 70, 79, 90 एंड देन 2020 ये एक एक्सेप्शनल है जहाँ पे दिसंबर 20 में इन लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं। बट मेजर आप देखोगे तो इन लोगों ने बेसिकली अपनी फटाफट जो स्टॉक्स को बाई एंड सेल करने का जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज कर दिया। उसका प्राइमरी रीजन है कि स्मॉल एंड मिड कैप में आपको जल्दी से ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन का अपॉर्चुनिटीज दिखता है। बट लार्ज कैप के अंदर जो वैल्यूएशन ये थोड़ा सा स्टेबल रहता है, इसलिए क्योंकि ये पोर्टफोलियो जो है ये मूविंग टुवर्ड्स लार्ज कैप कर दिया। इन लोगों ने एलोकेशन ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप के अंदर लिया है तो इसलिए, और प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी आ गया इनका, इसलिए आप देखो ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो टर्नओवर इनका कम हो गया है। दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म में लोगों ने अपनी एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं रिटर्न्स पे। तो रिटर्न्स पे सबसे पहले रोलिंग रिटर्न्स दिखते हैं, 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स। तो रोलिंग रिटर्न्स आप देखोगे तो एट एनी पॉइंट 1 ईयर के डेटा को ग्राफ में प्लॉट किया गया सिंस जनवरी 2010। दिस इज बेसिकली 1 जुलाई 2010 से अगर हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी 100 का इंडेक्स के साथ कंपैरिजन हुआ है, टीआरआई बेसिकली इंक्लूडिंग डिविडेंड्स। तो मोर और लेस इसने इंडेक्स जैसी परफॉर्मेंस दी है। आप देखोगे तो 2014 के आसपास इसने ओवर परफॉर्मेंस दिया था प्राइमरली ड्यू टू स्मॉल कैप के ओवर परफॉर्मेंस। और वहीं अगर आप देखोगे तो रिसेंट ईयर में जब पैंडेमिक के आसपास की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इसने स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस दिया है। बट अदरवाइज इन बिटवीन इसने एक अंडर परफॉर्मेंस का फेज भी दिया है समवेयर बिटवीन 2017 टू 2018। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखो मोस्टली इसने इंडेक्स जैसे ही परफॉर्मेंस दी है, बहुत ज्यादा इसके इंडेक्स से वेरिएंस भी नहीं हुआ है। और इसको मैं रोलिंग रिटर्न्स पे अलग अलग डेटा पे भी देख सकते हैं, 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स पे देख लेते हैं। तो मीडियन रिटर्न्स इज व्हाट वी शुड ऑलवेज सी। तो हमें मीडियन रिटर्न्स देख के आइडिया लगाना चाहिए। तो आप देखोगे कि 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5% का गैप है। हालांकि ये रेगुलर प्लान है तो आप स्लाइटली मोर देन 1.5%, ऑलमोस्ट 2% के आसपास का गैप है। और वहीं अगर मैं बात करूं 3 इयर्स के तो ये गैप थोड़ा सा बढ़ गया है, ये एक्चुअली 2.5% के आसपास का गैप हो गया है यहाँ पे। और वहीं अगर मैं बात करूं 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में तो ऑलमोस्ट 3% एंड समवेयर अराउंड 2.5% इज थोड़ा सा बेटर टाइप का गैप है। ऑलमोस्ट 3.5% के गैप नजर आते हैं। तो दैट शोज कि किस तरीके का ये गैप है यहाँ पे। और ये चीज समझ में आती है कि निफ्टी 100 इंडेक्स से इसने स्लाइटली बेटर अल्फा जनरेट करके दिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कैलेंडर रिटर्न्स में तो 2013 की बात करूं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तो मोर और लेस इसने इंडेक्स जैसी परफॉर्मेंस दी है। अपार्ट फ्रॉम द 2 इयर्स 2012 एंड 2014, दीज आर द ओनली 2 इयर्स जहाँ पे इंडेक्स से इसने काफी ज्यादा एबनॉर्मल रिटर्न्स लाए और इसी वजह से जो इसके ओवरऑल रिटर्न्स थोड़े बेटर निकल के आते हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो इसने इंडेक्स से बहुत एबनॉर्मल रिटर्न्स नहीं दिए। अब आते हैं कि डाउन साइड में किस तरीके की प्रोटेक्शन है इस फंड की। तो कोविड में हमने देखा था बॉटम जो ऑलमोस्ट 23 मार्च को ये बनाया था तो वहां पे इंडेक्स जहाँ पे ऑलमोस्ट 36.5% फॉल किया था, वहां पे इस फंड जो है फ्रॉम 1 फरवरी 2020 अगर हम देखें तो इसने -36% की रिटर्न दी। तो मोर और लेस इसने इंडेक्स जैसे ही डाउन साइड थी। तो बहुत ज्यादा ये अल्फा भी जनरेट नहीं करता है एंड बहुत ज्यादा ये इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स भी नहीं लाता है। हालांकि रिटर्न्स अपसाइड में मैं बोलूं तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को स्लाइटली बेटर रिटर्न्स रोलिंग रिटर्न्स में जरूर दिखते हैं, बट नॉर्मली रिटर्न्स ज्यादा है फ्रॉम इंडेक्स
इंडेक्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट स्लाइड पे। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये स्लाइड एक्चुअली डिटरमाइन करती है कि क्यों ये एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट में आए। तो अगर आप रिसेंट टाइम में देखोगे तो इस इंडेक्स ने स्लाइटली अंडर परफॉर्म किया है इंडेक्स से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2018 तक अगर आप देखोगे तो इसने स्लाइटली अंडर परफॉर्मेंस किया। सिंस 2016 से लेके 18 एक अंडर परफॉर्मेंस रहा था और इस वजह से इन लोगों ने एक स्ट्रेटेजी में चेंज लाया और ये बेसिकली आज के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड बेट में है। ये कॉन्सेंट्रेशन आपको निफ्टी 50 के अंदर भी नजर आएगा। अगर आप निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 5 स्टॉक्स है लाइक इंफोसिस है या फिर एचडीएफसी बैंक है या रिलायंस इंडस्ट्री है, इस तरह की जो टॉप 5 स्टॉक्स है उसका एलोकेशन जो है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 36% के आसपास हुआ करता था। 2009 से लेके अगर 2013 की बात करें, जो 2013 से लेके ऑलमोस्ट 2017 तक फर्दर रिड्यूस होकर 34% के आसपास आ गया था। बट 2017 के एंड से थोड़ी सी चीजें चेंज हुई। बेसिकली ये जो पॉपुलर स्टॉक्स है 10-12 स्टॉक 10 to 15 स्टॉक्स निफ्टी के एंड स्पेशली रिलायंस जो है या फिर इवन एचडीएफसी बैंक है या फिर इवन मैं बात करूं इंफोसिस, इस तरीके के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है लाइक 10-15 क्वालिटी स्टॉक्स, उनकी वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा एबनॉर्मली राइज हुई, परफॉर्मेंस भी बढ़ा। और निफ्टी के जो टॉप 5 स्टॉक्स है उनके वेटेज से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ क्योंकि निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक्स है सब में बहुत अच्छी फिनोमिनल ग्रोथ हुई नहीं। एक्चुअली निफ्टी के कुछ 10-15 स्टॉक्स में ज्यादा ग्रोथ हुई, स्पेशली निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 5 है। और इस वजह से एलोकेशन भी निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 5 की वो अचानक से बढ़ने लगी। आप देखो ऑलमोस्ट 36% से ये इंक्रीज होते हुए करंटली बात करो तो 40% के ऊपर चले गया। एंड दैट इज प्राइमरली द रीजन की जो इंडेक्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, जो टॉप 5 स्टॉक्स या टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा एलोकेशन नहीं लिए थे, दे स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी 50 एंड दिस इज वन रीजन व्हाई एसबीआई ब्लू चिप ने भी ये रियलाइज किया एंड समवेयर 2019 में इन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके ये जो कंपनीज लाइक आरआईएल है, एचडीएफसी बैंक है, इसमें अपनी एलोकेशन बढ़ाने लगे। इसको आने वाले स्लाइड में भी देखेंगे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आप देखोगे कि 50-50 के अंदर अक्टूबर 2020 में आप देखो रिलायंस का जैसे मैंने कहा 15% के आसपास वेटेज है, वही एचडीएफसी बैंक का 10% के आसपास है, इन्फोसिस का 7.5% के आसपास है। और वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड में टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की बात करूँ एक्सिस ब्लू चिप का तो आरआईएल में ऑलमोस्ट 10%, एचडीएफसी बैंक एंड इन्फोसिस में भी ऑलमोस्ट 10% और वही कैनरा रोबेको का भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास के एलोकेशन सब में। इन्वेस्टको इंडिया के ऑलमोस्ट 14% इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक में ऑलमोस्ट 10% एंड इन्फोसिस में ऑलमोस्ट 9% के आसपास। मेरी एसेट लार्ज कैप की बात करें तो एक अच्छा खासा एलोकेशन है, स्लाइटली टुवर्ड्स 10% के आसपास है, विच इज द मैक्सिमम जो सेबी एंड एमपी की गाइडलाइंस के हिसाब से। वही एसबीआई ब्लू चिप के अंदर आपको इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी कि आरआईएल का मात्र 5%, एचडीएफसी बैंक का हालांकि 10% के आसपास है, बट अगेन इन्फोसिस का ऑलमोस्ट 5% एंड दैट इज प्राइमरी रीजन। इसके वजह से इसका एक अंडर परफॉर्मेंस रहा था सिंस 2016 to 2018 और इसको इस लोगों ने एक स्ट्रेटेजी के अंदर चेंज भी लाया और अब ये जो है लार्ज कैप के अंदर भी कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्लाइटली हायर एलोकेशन ले रहे हैं, जो ज्यादा निफ्टी के अंदर जो ज्यादा वेटेज है वैसे स्टॉक्स का। और इसका प्राइमरी रीजन है कि अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स को बीट करना है तो इंडेक्स के जो हेवी वेट्स है इसमें आपको एलोकेशन ज्यादा जाहिर सी बात है लेनी पड़ेगी, वरना आप अंडर परफॉर्म करने लगोगे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को। तो जैसे मैंने कहा कि एक तो स्मॉल कैप के अंदर इन लोगों ने एलोकेशन कम कर दिया और मिड कैप पे भी स्लाइटली पहले से लोअर एलोकेशन लिए एंड प्लस जो सेबी एंड एमपी की गाइडलाइंस के हिसाब से पहले कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था वहां पे, अब जो लार्ज कैप के अंदर आपको 80% मिनिमम एलोकेशन लेना पड़ेगा, वो रेस्ट्रिक्शन भी आ गया है। तो इस रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से भी इनको अपनी गाइडलाइंस एमपी की गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करना था और इन लोगों ने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी के अंदर भी थोड़ा सा चेंजेस लाया, कम कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये एक चीज है जो बेसिकली रिसेंट टाइम में हुआ है, जो पुरानी डेटा में नजर नहीं आएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं तो करेंटली भी मैं बात करूं तो ये सारी चीजें देख के मुझे पर्सनली लगता है कि एसबीआई ब्लू चिप फंड इज वन फंड जिसको आप स्किप कर सकते हो एंड निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 इस तरीके के इंडेक्स फंड में आप निवेश करने का सोच सकते हो। तो ओवरऑल ये सारी चीजें देख के मुझे पर्सनली लगता है कि आपको इस फंड को स्किप करना चाहिए और निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ स्मार्ट फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड भी रिसेंट टाइम में आए हैं और इसको मैंने डिटेल लेवल पे अपने इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में डिटेल लेवल पे कवर भी किया था रिसेंटली अपने चैनल पे, तो आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक हम अपने चैनल पे कवर करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।